एक ऐसे दौर की कल्पना कीजिए जहां गणित में शून्य का आविष्कार हुआ, जहां कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी सबसे बेहतरीन रचनाएं लिखी और जहां नालंदा जैसा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, गुप्त साम्राज्य की हकीकत, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए इस शानदार कहानी को और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि 500 साल की लंबी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आखिर गुप्तों ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने न सिर्फ एक साम्राज्य बनाया बल्कि एक ऐसा स्वर्ण युग भी रचा जिसे आज भी याद किया जाता है। क्या थी उनकी रणनीति? ऐसा क्या राज था जिसने उन्हें इतना कामयाब बनाया? हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। गुप्त साम्राज्य की कहानी भी एक ऐसे ही दौर से शुरू होती है जहां चारों तरफ अराजकता थी। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे और दूर दूर तक किसी बड़ी शक्ति के उभरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में लगभग 500 सालों का एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया था। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था और सच कहें तो यही वो माहौल था जिसमें गुप्त साम्राज्य के बीज ने जड़ें पकड़ी। और इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत पता है बहुत ही मामूली थी। इसके संस्थापक श्री गुप्त कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं बल्कि एक स्थानीय शासक थे। उस वक्त किसने सोचा होगा कि ये छोटी सी शुरुआत एक दिन भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना लिखेगी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए, हम इनके टाइटल से ही इनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। श्री गुप्त ने महाराजा की उपाधि ली जिसका मतलब है महान राजा, लेकिन कुछ ही पीढ़ियों के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने उपाधि अपनाई महाराजाधिराज की, यानी महान राजाओं के भी राजा। ये साफ साफ दिखाता है कि उनकी शक्ति और उनके इरादे कितने बड़े हो चुके थे। तो आखिर कौन थे वो महान सम्राट? वो कौन से आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने इस साम्राज्य को बनाया और इसे इतनी शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचाया? चलिए मिलते हैं उन शासकों से जिन्होंने भारत का स्वर्ण युग गढ़ा। चंद्रगुप्त प्रथम को अक्सर असली गेम चेंजर माना जाता है। वो समझ गए थे कि शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं आती। लिच्छवी वंश में उनका विवाह सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था, एक ऐसा रणनीतिक गठबंधन जिसने उन्हें वो ताकत और सम्मान दिया जिसकी उन्हें अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए सख्त जरूरत थी। इनके बाद आए एक ऐसे शासक जो अपने आप में एक विरोधाभास थे, समुद्रगुप्त। एक तरफ वो एक बेहद क्रूर विजेता थे, जैसा कि उनकी इलाहाबाद प्रशस्ति में बताया गया है। ये एक तरह का शाही रिकॉर्ड है जिसमें उनकी जीतों का जिक्र है। और दूसरी तरफ वो एक बहुत ही संवेदनशील कवि और संगीतकार भी थे। कमाल है, एक ही इंसान में इतनी आक्रामकता और इतनी रचनात्मकता। और फिर आया वो दौर जब ये साम्राज्य सच में अपने शिखर पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है, उनके शासन में ऐसी शांति और समृद्धि आई कि कला और विज्ञान के लिए वो दरवाजे खुले जो पहले कभी नहीं खुले थे। इस दौर में हुए बौद्धिक विस्फोट का सबसे बड़ा उदाहरण क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। सोचिए, ये विद्वानों, कवियों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक ड्रीम टीम थी जिसमें महान कालिदास भी शामिल थे। जरा उस दरबार की कल्पना कीजिए जहां देश के सबसे तेज दिमाग एक साथ बैठकर काम कर रहे थे। तो इन सारी उपलब्धियों को देखते हुए क्या इस दौर को सच में भारत का स्वर्ण युग कहना सही है? चलिए इस सवाल पर थोड़ा और गौर करते हैं। 300 से भी ज्यादा साल, ये नंबर बहुत मायने रखता है। सदियों की उथल-पुथल के बाद गुप्तों ने एक ऐसी स्थिरता, एक ऐसी स्टेबिलिटी दी जो उस समय के लिए लगभग अविश्वसनीय थी। और इसी स्थिरता ने उस शानदार तरक्की की नींव रखी जिसे हम आज स्वर्ण युग कहते हैं। और उस स्थिरता का नतीजा क्या निकला? जबरदस्त। गणित में शून्य की क्रांतिकारी खोज, खगोल विज्ञान में बड़ी बड़ी सफलताएं, कालिदास की वो कविता हैं जो आज भी अमर हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। ये सच में एक बौद्धिक और सांस्कृतिक धमाका था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये समृद्धि, ये गौरव समाज के हर तबके तक पहुँच रहा था? देखिए, इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता। जहाँ एक तरफ शाही दरबार में कवि और वैज्ञानिक कमाल कर रहे थे, वहीं एक आम किसान की जिंदगी कैसी थी? कई इतिहासकार मानते हैं कि स्वर्ण युग की चमक शायद महलों की दीवारों के बाहर आम लोगों तक नहीं पहुंची। ये एक सोचने वाली बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। पर कहते हैं ना, हर चीज का अंत होता है। और अब हम गुप्त साम्राज्य की कहानी के आखिरी और दुखद अध्याय पर आते हैं, इसका पतन। किसी भी बड़े साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि कई चीजें एक साथ होती हैं। बाहर से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, अंदर एक के बाद एक कमजोर शासक गद्दी पर बैठ रहे थे। बस इसी का फायदा उठाकर क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगी और धीरे धीरे ये विशाल साम्राज्य बिखरने लगा। स्कंदगुप्त को अक्सर आखिरी महान गुप्त सम्राट कहा जाता है। उन्होंने बहुत बहादुरी से हूणों का सामना किया और उन्हें हराया भी, लेकिन इन लड़ाइयों की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। साम्राज्य का खजाना खाली हो गया और उसकी सैन्य ताकत भी बहुत कमजोर पड़ गई। ये एक ऐसी जीत थी जिसने आगे चलकर हार की नींव रखी। स्कंदगुप्त के बाद कोई ऐसा मजबूत हाथ नहीं था जो इस बिखरते साम्राज्य को एक साथ रख पाता। शासक तो आए और गए, लेकिन वो सिर्फ दरारों को भरने की नाकाम कोशिश ही करते रहे और आखिरकार विष्णुगुप्त के समय तक वो महान गुप्त साम्राज्य सिर्फ इतिहास के पन्नों में एक याद बनकर रह गया जो अनगिनत छोटे छोटे राज्यों में टूट चुका था। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि गुप्त साम्राज्य का अंत भले ही हो गया, लेकिन विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उसकी जो देन है वो आज भी भारतीय सभ्यता की नींव का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका रचा स्वर्ण युग हमेशा चमकता रहता है।